हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, कृपया करके करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है ये सब फ्री लाइव बैचेस है, ठीक है। और आप लोग चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बेहद उपयोगी है, ठीक है। और दोस्तों, अभी मैं दिन के टाइम में जो वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, साइंस से, वो यदि आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए और ही लाभान्वित होंगे, ठीक है। और यदि आप लोग रेलवे, एसएससी, ठीक है, रेलवे के खासकर जो एनटीपीसी है उस बैच को ध्यान में रखा गया है और उसी को ध्यान में रख करके ये साइंस का जो बैच है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग जो अभी के वीडियो को आप लोग कवर करिएगा, तो इसमें यदि आप लोग को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, ठीक है। या जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है हमारा करियर पॉइंट का, उस पर जाकर के और इसके पिछले वीडियो को देख करके उसे समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अगला जो भी टॉपिक लिया जाता है उसको पहले के वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया होता है, ठीक है, ताकि जब कोई अगला टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसमें बच्चों को उससे जुड़ी जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उससे संबंधित कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है। हालांकि दोस्तों हम लोग इसके पिछले वीडियो में दर्पण को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जाना है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार में हम लोगों ने समतल दर्पण के साथ साथ गोलीय दर्पण को देखा। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है, इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा। मगर अभी के वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण की परिभाषा को नहीं देखेंगे, बल्कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, पहला तो वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मेन एक्सिस। उसके बाद मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, मुख्य फोकस, या सिर्फ उसे फोकस भी कहा जाता है, फोकस। इसके साथ साथ फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यदि आप लोग को दर्पण से संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसमें ये सभी पॉइंट बेहद जरूरी है। इन पॉइंट को जाने बगैर आप लोग दर्पण से संबंधित किसी भी बात को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दर्पण हम लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम्स में हमसे दर्पण की परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, या समतल दर्पण होता है, उनके द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, कहाँ पे वस्तु को रखा जाता है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, ठीक है, वह उल्टा बनता है या सीधा बनता है, इन सभी बातों को समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन भी इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो उन सभी पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले इन सभी पॉइंट को समझना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ द्वारक होता है, क्योंकि जब इन सभी शब्दों की चर्चा की जाती है क्वेश्चंस में, ठीक है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। तो उन्हीं सभी डाउट्स को दूर रखने के लिए मेरे द्वारा यह वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। द्वारक, द्वारक के बाद हो गया ध्रुव, ठीक है दोस्तों। ये सभी पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इन सभी पॉइंट को एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को इससे जुड़ी कोई परेशानी नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्वारक को, ठीक है दोस्तों। पहला हो गया हमारा द्वार। देखिए, यहां पे मैं दो गोलीय दर्पण बना दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पे एक समतल दर्पण भी बना दे रहा हूं।
देखिए दोस्तों, यह जो हो गया यह उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। क्योंकि आप लोग यदि पिछले वीडियो को देखे होंगे, ठीक है, तो आप लोग पाए होंगे कि जिस गोलीय दर्पण का उठा हुआ भाग, ठीक है, या बाहरी भाग परावर्तक सतह की भांति कार्य करे और अंदर वाला भाग कलई किया गया हो, तो उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। और जिस गोलीय दर्पण का धंसा हुआ भाग, ठीक है, या आंतरिक भाग परावर्तक सतह की भांति कार्य करता है एवं बाहरी भाग कलई किया गया होता है, तो उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए दोस्तों, और यह हो गया समतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वह समतल है, समतल दर्पण। देखिए दोस्तों, बेहद आसान है इसको समझना। यहां पे हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया एम, और ये हो गया एन, ये हो गया एम, और ये हो गया। देखिए, द्वारक मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। द्वारक को समझने के लिए सबसे पहले इसके फिगर को समझना बेहद ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। वह कैसे, उसे देखते हैं। कोई भी दर्पण, चाहे वह समतल हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, उन सभी में द्वारक मौजूद होता है, मगर हम लोग द्वारक की पहचान नहीं कर पाते हैं, और यदि पहचान भी हो जाता है तो उसको डिफिनेशन नहीं दे पाते। तो यहाँ पे हमारा यह सभी डाउट दूर होने वाला है। देखिए दोस्तों, कोई भी दर्पण होता है और उसका जो परावर्तक सतह होता है, ठीक है, ठीक है, यह इसका परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह सामने है, और इसका जो धंसा हुआ भाग है यह इसका परावर्तक सतह है। ओके दोस्तों, तो किसी भी दर्पण का वह भाग, ठीक है, वह परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? किसी दर्पण का वह संपूर्ण भाग, किसी दर्पण का वह संपूर्ण भाग जिन सभी भागों से प्रकाश का परिवर्तन होता है, उन सभी भाग को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। वह कैसे, यहां देखते हैं। यहां पे देखिए, यह जो समतल दर्पण है, इसमें एम बिंदु से लेकर के एन बिंदु के बीच जो परावर्तक सतह है, इन सभी परावर्तक सतह से, ठीक है, इस टोटल परावर्तक सतह से प्रकाश किरणों का यदि परावर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण का द्वारक एम एन है, ठीक है। यदि इसमें यह एम एन मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, परंतु इसमें पी बिंदु से लेकर के क्यू बिंदु के बीच ही प्रकाश के किरणों का परिवर्तन होता है, तो हमारा जो द्वारक होगा वह पी क्यू होगा, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, प्रकाश का जो परिवर्तन है यहाँ पे इसको देखना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है उसके जितने भाग से प्रकाश के किरणों का परिवर्तन होता है, उसी भाग को हम लोग उस दर्पण का परावर्तक सतह या द्वारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि इस दर्पण के संपूर्ण भाग से प्रकाश के परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश के किरणों का परिवर्तन होता है, तो एम बिंदु से लेकर के जो एन बिंदु तक का क्षेत्र है, जो एम बिंदु से लेकर के एन बिंदु तक के बीच का जो परावर्तक सतह है, उस सभी को दर्पण का द्वारक कहेंगे। अर्थात सीधे तौर पे कहेंगे कि एम एन समतल दर्पण का द्वारक है। परंतु यदि इसी दर्पण में पी बिंदु से लेकर के क्यू बिंदु के बीच तक ही, पी बिंदु से लेकर के क्यू बिंदु के बीच तक ही प्रकाश के किरणों का परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे हम लोग यह कहेंगे कि पी क्यू इस समतल दर्पण का क्या है? द्वारक है, ठीक है दोस्तों। सेम उसी प्रकार यह जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसके यदि संपूर्ण परावर्तक सतह से प्रकाशीय किरणों का परावर्तन होता है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि एम एन उत्तल दर्पण का द्वारक है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण में भी होगा। यदि अवतल दर्पण के संपूर्ण परावर्तक सतह से प्रकाशीय किरणों का परावर्तन होता है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एम एन अवतल दर्पण का द्वारक है। परंतु यहीं पे यदि इस उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में जो प्रकाशीय किरणों का परावर्तन है, ठीक है, वह पी बिंदु से लेकर के क्यू बिंदु तक के ही बीच में हो, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि पी
क्यू गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण का द्वारक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द्वारक का परिभाषा यही उभर के सामने आता है कि दर्पण का, ठीक है, दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसके जितने भाग से प्रकाशीय किरणों का परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाशीय किरणों का रिफ्लेक्शन होता है, उस भाग को ही हम लोग उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे कि किसी दर्पण के सामने हम लोग अपने चेहरा करके खड़ा हो जाते हैं, तो उस दर्पण के जितने भाग में हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसी भाग को हम लोग उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, यदि उस दर्पण में ऊपर से लेकर के नीचे तक हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि उस दर्पण का जो संपूर्ण परावर्तक सतह है, सामने वाला भाग, वही उस दर्पण का द्वारक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने द्वारक को देखा। उसके बाद हम लोग ध्रुव को देख लेते हैं। ठीक है, ध्रुव, देखिए किसी भी दर्पण, चाहे वह समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, अर्थात किसी भी दर्पण का जो मध्य का भाग होता है, ठीक है, वही उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है, वही उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पे ध्रुव का डेफिनेशन क्या होगा कि किसी भी दर्पण के जो परावर्तक सतह होते हैं उसका जो मध्य भाग होता है उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यानी किसी दर्पण के परावर्तक सतह के बीचों बीच स्थित बिंदु को ही हम लोग उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ध्रुव को भी देख लिया। अब बारी आती है मुख्य अक्ष की। ठीक है, अब बारी आती है मुख्य अक्ष की, उसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, चलिए, यह मान लीजिए समतल दर्पण हो गया, यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग वक्रता केंद्र को ही देख लेते हैं ताकि इसको भी समझने में बेहद आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वक्रता केंद्र। दोस्तों यहाँ पे वक्रता का मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, तो यह समतल दर्पण के लिए लागू ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो समतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है यह बिल्कुल समतल होता है, इसमें टेढ़ापन का कोई बात ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें वक्रता नामक जो शब्द है लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र लागू नहीं होता है। यह किसके लिए लागू होता है तो उसे देखते हैं हम लोग। कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है वह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग है। ठीक है, यदि आप लोगों ने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण को देखा होगा तो आप लोगों को बस एक ही बात समझ में आया होगा कि यह जो दर्पण है यह जरूर किसी गोले का या खोखले गोले का एक भाग है। ठीक, तो वह जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, ठीक है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वह जिस गोले का भाग लगता है, ठीक है, वह जिस गोले का भाग प्रतीत होता है या वह जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है, उस गोले का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, बेहद आसान है इसे समझना। मान लीजिए यह जो हमें यहाँ पे दर्पण दिखाई दे रहा है, यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, क्योंकि जो इसका उठा हुआ भाग है वही परावर्तक सतह है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने में यह लग रहा है कि यह जो दर्पण है यह एक खोखले गोले का भाग है और इसको पूर्ण करने पर ऐसा गोला बन जाएगा। ठीक है, अर्थात यदि इस गोले को पूर्ण किया जाए जैसे हमें प्रतीत होता है तो यह एक गोला बन जाता है। और इस गोले का जो सेंटर होता है, इस गोले का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। किसके लिए? इस दर्पण के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण को हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें यह देखने में प्रतीत हो रहा है कि यह जो दर्पण है, ठीक है, यह जो दर्पण है यह किसी गोले से काटकर बनाया गया। ठीक है, तो यदि इसे, जैसा कि हम लोगों को प्रतीत होता है इसे देखने पर, यदि इसको पूर्ण किया जाए तो यह एक गोले का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसको मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, यह जो अवतल दर्पण मैंने यहाँ पे बनाया था, यदि उसी को जैसा कि हमें प्रतीत होता है उसके अनुसार इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाए तो यह एक गोले का रूप धारण कर लेता है। और यह जो गोला आभासी हमारे पास बन के प्रतीत होता है, ठीक है, उसी गोले का जो केंद्र होता है, उसी गोले का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम लोग
क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, और यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह भी हुआ वक्रता केंद्र, ठीक है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूं उत्तल दर्पण, और यहाँ पे यह हुआ, यह भी वक्रता केंद्र ही है, ठीक है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आप लोग को स्पष्ट नजर आ रहा होगा इसमें कि जो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, जो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, वह उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसके पीछे वाले भाग में होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, वह उस दर्पण का जो कलई किया गया भाग होता है उसके तरफ होता है, जबकि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह उसके परावर्तक सतह की ही तरफ होता है, ठीक है। क्या कहा कि जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है वह उस अवतल दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है उसी की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि यह हो गया कलई किया गया भाग, और अंदर का भाग अवतल दर्पण में परावर्तक सतह की भांति कार्य करता है, और वक्रता केंद्र भी किधर है, अंदर वाले ही भाग में। और यहाँ पे उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह उठा हुआ भाग है, जबकि आंतरिक भाग इसका कलई किया गया है, और वक्रता केंद्र भी किधर है, जो कलई किया गया भाग है उसी तरफ है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने यह देख लिया होगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, यहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, जो दर्पण का परावर्तक सतह होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है उसे ही हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उसे O से डिनोट किया जाता है, ठीक है, यानी उसे O से प्रदर्शित किया जाता है, किसको, ध्रुव को, ठीक है दोस्तों। और जो उसका वक्रता केंद्र होता है उसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कैपिटल C से, ठीक है, कैपिटल C से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने द्वारक को देख लिया, ठीक है, ध्रुव को देख लिया, वक्रता केंद्र को देख लिया। अब बारी आती है मुख्य अक्ष की, ठीक है। अब किसकी बारी आती है, मुख्य अक्ष की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगली बारी आती है मुख्य अक्ष की, मेन एक्सिस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यह जो ध्रुव होता है दर्पण का और जो वक्रता केंद्र होता है, इन दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग मेन एक्सिस अथवा उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यानी जो ध्रुव होता है, ठीक है, और जो वक्रता केंद्र होता है उसी को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस कहते हैं। यही हो गया हमारा क्या, मुख्य अक्ष, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग समझते चलिए, ताकि जब मैं प्रतिबिंब को बताऊंगा, जब यह बताऊंगा कि किस दर्पण में किस वस्तु को कहां पे रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और वह प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा होता है, या वह वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, उसे पर्दे पे उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, प्रोजेक्टर किस भांति कार्य करता है, तो उन सभी बातों को समझने में आप लोग को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो, ठीक है। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने मुख्य अक्ष का यही डिफिनेशन दिया कि दर्पण के जो ध्रुव होता है उसे और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे ही हम लोग मेन एक्सिस अथवा मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यहाँ मैंने उत्तल दर्पण में खींचा है, यह मुख्य अक्ष अवतल दर्पण में भी खींचा जा सकता है। जैसे उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला करके जो सरल रेखा खींचा जाएगा उसी को मुख्य अक्ष कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों को इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसे इस ढंग से ही सजाकर बताया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सके। ठीक है, इसे समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस ही नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए, अब बारी आती है वक्रता त्रिज्या की। यहाँ पे हम लोगों ने मुख्य अक्ष को भी देख लिया, अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, यदि आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे तो वक्रता त्रिज्या को समझना कोई मुश्किल वाला कार्य ही नहीं। ठीक है,
वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे ध्रुव, ठीक है, दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखिए ध्रुव यानी जो O हो गया और C हो गया, ठीक, अवतल दर्पण में भी ये O और C के बीच की दूरी, यानी किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उस दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए वक्रता जो त्रिज्या होगी वह कौन हो जाएगी, OC, ठीक है, और OC को हम किससे डिनोट करेंगे, तो R से, ठीक। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी वक्रता त्रिज्या होगी और वह वक्रता त्रिज्या R से डिनोट की जाएगी, R से डिनोट की जाएगी, अर्थात OC जो होगा वही हमारा वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस यह इन सारे जो पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है उन सभी में महत्वपूर्ण है कौन, मुख्य फोकस या फोकस। इसे मुख्य फोकस कहा जाता है या सिर्फ फोकस के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं इसे मिटा देना चाहूंगा, ठीक है, इसे मिटा देता हूं, इसे नीचे में लिख देता हूं R, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाशीय किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी गोलीय दर्पण पे आपतित होती है, ठीक है, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी गोलीय दर्पण पे आपतित होती है तो वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, ठीक है, वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी गोलीय दर्पण पे आपतित होती है और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वह परावर्तित होती है, ठीक है, प्रकाश के नियम का पालन करते हुए वह परावर्तित होती है तथा परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस नाम देते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही समझ लीजिएगा इसे। देखिए पहले तो मैं यहाँ पे गोलीय दर्पण का मतलब दो दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो मैं मुख्य फोकस को दोनों दर्पण में समझाता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि यह जो Mn है, ठीक है, Mn द्वारक वाला हमारा उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव है O, उसमें मेन एक्सिस AB है, ठीक है, मेन एक्सिस AB है, ठीक है, और उसका वक्रता केंद्र C है और उसका वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ओके दोस्तों, इसमें देखिए एक किरण OP, एक किरण OP इस उत्तल दर्पण पे आपतित होती है। इसमें एक किरण जो है प्रकाशीय किरण वो जिसका नाम OP है वह इस उत्तल दर्पण पे आपतित होती है। और चूंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग इस दर्पण पर जहाँ पे यह प्रकाशीय किरण आपतित होती है वहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए या किसी गोले के लिए उसका जो त्रिज्या होता है, ठीक है, उस दर्पण पे लंबवत होता है, उस दर्पण पे लंबवत होता है। तो इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो आभासी रेखा होगी वही यहाँ पे लंब का कार्य करेगी
और यहाँ पे जो इसका आपतित कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा I, ठीक उसी के ही बराबर कोण R के साथ वह यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद वह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी, वही जो बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, मुख्य फोकस कहलाएगा। और मुख्य फोकस को किससे डिनोट करते हैं, F से। ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे OP जो प्रकाशीय किरण है वह अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पे आपतित होती है। ठीक यहाँ भी यह प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम होगा उसका पालन करेगी। और यहाँ पे भी अभिलंब का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है OP, यहाँ पे जो इस गोले का त्रिज्या होगा वह यहाँ पे लंब का कार्य करेगा। वह त्रिज्या जो होगा वह P से C को मिलाएगा। और यहाँ पे आपतन कोण के ही बराबर यह परावर्तन कोण के साथ परावर्तित हो जाएगी यह किरण। ठीक है, और परावर्तित होने के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस के नाम से जानेंगे। और मुख्य फोकस को हमने पहले ही बताया कि उसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे मुख्य फोकस को या फोकस को भी समझने का प्रयास किया और उसका डिफिनीशन क्या आया हमारे सामने, तो उसका डिफिनीशन यही आया कि कोई भी प्रकाशीय किरण जब किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पे आपतित होती है तो वह प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करते हुए आपतित कोण के, ठीक है, यानी जो आपतन कोण होता है ठीक उसी के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए वह उस दर्पण से परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मुख्य फोकस या फोकस के नाम से। और मुख्य फोकस को हमेशा कैपिटल F यानी जो बड़ा लेटर होता है F का उसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी से अंकित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुख्य फोकस को भी समझ लिया। अब हमारा अगला पॉइंट है फोकस दूरी। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है, फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसे समझना बेहद ही आसान हो गया है, इसके पीछे कोई भी राज नहीं छुपा हुआ। यहाँ पे सीधा सीधे यही कहेंगे कि जो मुख्य फोकस होता है, ठीक है, जो मुख्य फोकस होता है वहां से जो ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड होती है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। ठीक, अर्थात ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की ही दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगा, OF। ठीक है, OF अर्थात ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस की बीच की दूरी। ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए ही होगा, मुख्य फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और जो फोकस दूरी होती है उसे हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो स्मॉल f बराबर होगा वह क्या हो जाएगा, OF। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक इस वीडियो में हम लोगों ने दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग मुख्य तौर पे जो फोकस दूरी है, ठीक है, उसके और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और यदि उसे समझने में कोई परेशानी होती होगी आप लोगों को तो उसे हम लोग सिद्ध करेंगे, उसे प्रमाणित करेंगे कि आखिर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में उसके साथ मिलेंगे ही। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूं। धन्यवाद।